हाँ जी, तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं बदलती। जितना सिल्वर यहां से यहां डिसॉल्व होके आएगा, जितना सिल्वर जितना सिल्वर यहां से यहां डिसॉल्व होकर आएगा, उतना ही सिल्वर यहां से यहां जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसकी मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लिखिए, इट शुड बी नोटेड दैट it should be noted that concentration of electrolytic solution remains unchanged. Concentration of electrolytic solution remains unchanged during electrolytic refining. अब फोर्थ रिफाइनिंग मेथड, शायद 1 या 2 साल पहले एनसीईआरटी की लाइन ऐसा उतरी हुई आई थी। अगर आपके पास 10 इयर्स के पेपर होते हो तो आप उनमें देख सकते हैं, एलन आकाश कहीं भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन का एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ था। रिफाइनिंग, एनसीईआरटी में डायग्राम होना चाहिए, वैसे मैंने ही भेजा है। लिखें, दिस मेथड is used for metals which are required in very high purity, For example, extremely pure silicon, germanium, gallium, indium, silicon, germanium, gallium, indium are refined by this method. एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में ये वाली बात लिखी होगी, are refined by this method. Full stop. This method is based on the principle that एक सेकंड भाई, 2 बच्चे वेटिंग में, एक सेकंड रुको। मैंने कहा था तुम लोग बताते नहीं हो यार व्हाट्सएप पर। अब इन बच्चों का लॉस तो ही जाता ना 2-3 मिनट का। हर 2 मिनट 2-3 मिनट बाद में एक चक्कर मार लेता हूं चैट बॉक्स की तरफ, कोई बच्चा तो नहीं है कहीं। हाँ जी, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, अब जो लाइन बोल रहा हूं उसको चाहे तो कैपिटल लेटर में लिख लें, चाहे हाईलाइटर से हाईलाइट करके लिखें, दैट द impurities are more soluble in the melt, than in the solid state, of the metal. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। Therefore,
Therefore, an impure metal, therefore, an impure metal on solidification, on solidification, deposit will deposit will deposit crystal. हेलो बेटा, सुन पा रहे हैं आप? Will deposit crystals of pure metal, will deposit crystal of pure metal. यहां से फिर से बोल दे रहा हूं, therefore, फिर से सुन लीजिए, मेरे ख्याल से नेटवर्क आज आ गया दोबारा। थंब रेज कर दीजिए अगर नेटवर्क आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं बेटे। ओके ओके, थैंक यू, मैंने रिसीव कर लिया, थैंक यू बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, therefore an impure metal on solidification will deposit crystals of pure metal, and the impurities will remain behind in the molten part, in the molten part of metal, molten part of metal। लास्ट लाइन लिखे जोन रिफाइनिंग की। this method is especially useful for producing semiconductors of high purity, हेलो is ultra pure. Germanium purified by this method is ultra pure, having only 7 to 10
ppm impurity, तो हर 10 लाख पार्ट में impurity सिर्फ 7 है या 10 है। हाँ जी, अब जो मैंने डायग्राम भेजा या तो वो निकाल लो, या फिर आप क्या करो बच्चों, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसे निकाल लो। जोन डिफाइनिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से सुनिएगा सारी बात। या तो एनसीईआरटी से देख के डायग्राम बना लो जल्दी से, फटाफट से। बनाते जाए, चाहे बोर्ड से, चाहे एनसीईआरटी से, चाहे मेरे दिए हुए डायग्राम से, किसी से भी बनाते चले जाए। impure metal induction coil heating, इंडक्शन कॉइल हीटर, मूविंग हीटर लिख सकते हैं आप चाहे तो, इंडक्शन कॉइल मूविंग हीटर्स, molten zone having impurity, containing impurity, molten zone containing impurity। या तो मेरे दिए हुए डायग्राम को किसी से बना लें, कि जो मैंने भेजा यही डायग्राम है। नोबल गैस एटमॉस्फेयर, वही जो मैंने आपको बताया था, आर्गन या कोई भी गैस ले सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, समझा दूं है ना, नोट अगर आपने कर लिया हो। एक बार समझा देता हूं तो सब समझ में आ जाएगा पूरा क्या है क्या। समझो भाई, जोन डिफाइनिंग क्या चीज है। एक्चुअली में टिपिकल लैंग्वेज चीजों को बताने में लगता है बड़ा डिफिकल्ट सा, लेकिन अगर अंडरस्टैंड कि है क्या तो बिल्कुल चूरन है, भी नहीं है कुछ भी, इतना आसान है। सिर्फ 2 शब्द बच्चे को बता दो कि सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा है मेटल की, मोल्टन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, बस। उसके लिए मैंने वो जो लाइन लिखाई उसको आप देखो। लाइन में मैंने बताया था कि impurities आर मोर soluble इन द मेल्ट
बस इस बात को दिमाग में रखो। अब देखो है क्या, ये है मेटल रॉड जो अशुद्ध है। ये काला वाला पार्ट आप इसे अशुद्ध मान सकते हो, या चलो अभी तो आप यूं समझ लो, जैसे ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, और इस मेटल रॉड में आपने क्या करा, नीचे लगा दिया हीटर। क्या लगा दिया? हीटर। अब जब जैसे ये हीटर है, ये मेटल है, रॉड है, आपने इसे गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हुआ, इंप्योरिटीज मेल्ट हो गई। अब हीटर जब यहां से यहां आगे बढ़ा, तो वो जो इंप्योरिटी जुड़ी हुई थी यहां पर, वो इस पिघल कर वो इसके साथ आ जाएंगी, मोल्टन पार्ट के साथ, क्योंकि उसने बताया है कि इंप्योरिटी जो है वो मोल्टन में ज्यादा, पिघले हुए में ज्यादा सॉल्युबल होती है बजाय सॉलिड के। तो जब हीटर यहां पर था तो ये वाला पार्ट मेल्ट होने लगा, तो अशुद्धियां जो है, इंप्योरिटियां जो है, वो इस पार्ट में ज्यादा डिसॉल्व हो गई। अब हीटर यहां से यहां आ गया, तो ये पूरा की पूरा मोल्टन पार्ट यहां आ गया, और इस मोल्टन पार्ट के अंदर वो इंप्योरिटीज भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी की वजह से आ गई, तो इंप्योरिटी तो फ्लो करके यहां तक आ गए, और जो प्योर मेटल था वो ठंडा होने की वजह से यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब हीटर यहां था, ये वाला पार्ट मेल्ट हो गया, और इंप्योरिटीज इसके अंदर ज्यादा सॉल्युबल हो गई। अब हीटर यहां से जब यहां आएगा, तो इंप्योरिटीज भी यहां तक आती चली जाएंगी, क्योंकि इंप्योरिटीज मोल्टन पार्ट में ज्यादा सॉल्युबल है, और यहां जो मेटल वाला पार्ट होगा वो यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। ऐसे कर करके हीटर पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। इस तरीके से इंप्योरिटी जो है वो इसके साथ आती चली जाएंगी, और उसके बाद यहां पर क्या आता जाएगा, इंप्योर मेटल। फिर से चाकू की सहायता से, नाइफ की सहायता से काट कर अलग कर देते। तो ये तरीका होता है इसका जोन रिफाइनिंग का। नोबल गैस फिर क्यों क्रिएट किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस को ड्रिवन आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज ऑक्सीजन मेटल को अटैक करके फिर मेटल ऑक्साइड बना देगी हाई टेम्परेचर पर। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस मेथड का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ये है कि अशुद्धियां मेटल की मोल्टन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता जाएगा, इंप्योरिटी भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी की वजह से आगे बढ़ती चली जाएंगी, लीविंग बिहाइंड प्योर मेटल। एक सेकंड भाई। हाँ जी, जो क्वेश्चन आया था 2 साल पहले वो यही आया था कि कौन कौन से मेटल को हम जोन रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं। लास्ट मेथड रिफाइनिंग का बहुत ही खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। मेटलर्जी नंबर 1, नंबर 2 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और नंबर 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्वेश्चन कहां खतरनाक हो जाता है, जहां पर इन तीनों यूनिट को मिलाकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है, वहां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे ये वही आर्टिकल है वेपर फेज रिफाइनिंग, जहां पर तीनों यूनिट की ओवरलैपिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है।
और पास्ट ईयर में होती रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें हम दो खास मेथड पढ़ेंगे। एक का नाम होगा मोन्स प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये कितना प्रीशियस इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा वैन आर्कर मेथड। Mond's process is specially designed for nickel purification, and Van Arkel method is for zirconium, titanium. जर्कोनियम, टाइटेनियम, इनके लिए यूज किया जाता है। पहले आप इतना नोट कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल लिखवाऊंगा। लिखे, इसका प्रिंसिपल लिखवा रहा हूं। दिस मेथड is based on the fact, this method is based on the fact that certain metals are converted, certain metals are converted to their volatile compounds, are converted to their volatile compounds, the impurities are not affected during compound formation. बहुत ही इजी मेथड है, अभी मैं समझाऊंगा तो ये सब लाइंस वाइंस की याद ही नहीं रहेगा आपको। आप ये देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। लिखो आगे। द कंपाउंड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखो वोलेटाइल, द कंपाउंड फॉर्म डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग to give pure metal. लिखे नेक्स्ट लाइन से, कंडीशंस फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग की क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशन नंबर ए, द मेटल should form suitable, the metal should form a suitable volatile compound. B, the volatile compound should get decomposed easily. Should get decomposed easily. First example है Mond's process for nickel. Mond's process for nickel. In this process, pure nickel
impure nickel with is heated with carbon monoxide to form NiCO4 to form NiCO4. Its vapors are collected separately. Now, this compound is strongly heated. To get pure nickel. देखो भाई सीधी बात है, ये आपका निकिल है जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करोगे तो इम्प्योरिटी और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में। तो NiCO4 बना टेट्रा कार्बन 0। यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और कंडीशन वही थी कि जो कंपाउंड बने वो हर हाल में कैसा हो, वोलेटाइल। इम्प्योरिटी पीछे छूट जाएगी। अब इसकी वेपर्स को आपने कहीं कलेक्ट कर लिया होगा, और उसके बाद इसको स्ट्रांगली गर्म करा, तो गर्म करने पर ये ब्रेक होके प्योर निकिल बना लेगा। नोट करें। तो बस आपका ये काम था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अपने संग निकिल को ले जाता और किसको छोड़ जाता, इम्प्योरिटी को। इसकी वेपर्स को आप कलेक्ट करते, ठंडा करते एक अलग वेसल में, फिर उसे गर्म करके अपना निकिल प्राप्त कर लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड को रीसर्कुलेट कर देते, यहां पर रिएक्शन होती रहती। अब जैसा कि मैं चाह रहा था, लेकिन आपकी अभी लिमिटेशंस हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट जरूर दे देता हूं कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है। पूछ सकता है वो आपसे इसके बारे में, इस निकिल के हाइब्रिड बारे में पूछ सकता है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसकी शेप ज्योमेट्री क्या है, इसमें कहीं पाई एसिड लाइगेंड की प्रेजेंस तो नहीं है। ये भी पूछ सकता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी बॉन्ड लेंथ अगर x पिकोमीटर है और सेपरेट अलग से बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसकी बॉन्ड लेंथ y पिकोमीटर है, तो बताइए x y में क्या रिलेशन होगा। मतलब अलग से कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में रिलेशन आएगा। तो कम से कम 10 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है यहां पर इससे रिलेटेड, पर वो अभी थोड़ा वक्त है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स आने दो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये सारी। आपके दिमाग में हल्की सी मैंने एक फाइल डाल दी है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी, वेन आर्कल मेथड। सेकेंड एग्जाम्पल, वेन आर्कल मेथड फॉर जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, वही वोलेटाइल वाला।
It is similar to Mond's process. It is similar to Mond's process and very useful for removing all the oxygen and nitrogen. All the oxygen and nitrogen present as impurity with metals. By this method, we get ultra pure zirconium and titanium. चलिए बता देता हूं. इम्प्योर जर्कोनियम, साथ है जर्कोनियम. आप इस पर आयोडीन पास करें तो बनेगा ZrI4. देखो टेम्परेचर हर जगह तो याद करने नहीं है, जहां जहां मैं कहूं वहीं याद करना है. जैसे इस केस में याद रखते हैं टेम्परेचर, निकल वाले केस में भी टेम्परेचर याद करना है. अगर टेम्परेचर की रेंज दे रखी हो तो आप उसकी हाईएस्ट वैल्यू को लिख लिया करो, तो इजी हो जाती चीजें. तो इम्प्योर जर्कोनियम प्लस आयोडीन पास करी, ZrI4 मिला, वोलेटाइल लिखना मत भूलना, ZrI4 वोलेटाइल. उसके बाद एज यूजुअल ZrI4 जिसकी वेपर्स को आपने कहीं कलेक्ट किया होगा एल्सवेयर, उसको आप हीट कर दो, तो हीट करने पर जर्कोनिया अलग हो जाएगा और आयोडीन वापस यहीं पर सर्कुलेट हो जाएगी. टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हैं, लगभग 2000 के आसपास. टंगस्टन फिलामेंट की प्रेजेंस में, टंगस्टन W लिख लो या टंगस्टन पूरा लिख लो, टंगस्टन की प्रेजेंस में. और इसी तरीके से टाइटेनियम का मेथड है, बिल्कुल सेम टाइटेनियम का मेथड है. Ti प्लस 2I2 गिव TiI4, वही वोलेटाइल. और उसके बाद अच्छा ये टाइटेनियम इम्प्योर है ना, तो आयोडीन तो इस टाइटेनियम को ले जाएगी, इम्प्योरिटी को छोड़ जाएगी. इसकी वेपर्स को आपने कहीं ठंडा करके कलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको हीट कर दो TiI4 को, तो टाइटेनियम अलग हो जाएगा प्योर, है ना, और आयोडीन गैस सर्कुलेट होती रहेगी. टेम्परेचर 523 केल्विन और इसमें 523 केल्विन और इसमें 1700 केल्विन. करो फटाफट. श्रीधर बाबू कहां चले गए? हाँ जी, आप सुने सही बच्चे ध्यान से. एक तो ये कि अभी रिफाइनिंग का एक मेथड बचा हुआ, क्रोमेटोग्राफी. बिलीव करिए बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनर कॉम्पिटिटर इसको, क्रोमेटोग्राफिक मेथड को. पहली बात तो ये लास्ट रिफाइनिंग का मेथड है. अमेरिका से मीटिंग अबाउट टू फिनिश है, अब इसको पिक करने का मतलब नहीं है.